हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका साइंस टीचर विकास और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती हैं केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शंस को केमिकल चेंज भी बोलते हैं और उसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। केमिकल चेंजेस को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होती है। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच का डिफरेंस पड़ती है। फिजिकल चेंजेस क्या होती है? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और ये चेंज रिवर्सिबल होती है, यानी कि अगर आपने वाटर को फ्रीज किया और आइस बन गई तो आइस को आप मेल्ट करोगे, दोबारा वाटर हासिल कर सकते हो, यानी कि वो चेंज जो है वो फिजिकल चेंज है और इसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। वही चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, जैसे कि आगे एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस वो है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है और ये चेंज इरिवर्सिबल है, यानी कि एक बार ये चेंज हो गया तो आप दोबारा उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके आ सकते, यानी कि वापस नहीं लेके आ सकते उस चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने दूध से दही तो बना लिया, बट दही से आप दोबारा दूध नहीं बना सकते। दैट इज़ द केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टेयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि अगर आप एक काम कीजिए, एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, अब उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दीजिए। अब छोटे से छोटे पीसेस में बांटने के बाद में भी वो रहेगा तो पेपर ही, चाहे आपके पास उसके छोटे छोटे पीस है चाहे बड़ा पीस है। तो ये चेंज जो है ये फिजिकल चेंज है। अगली एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर वाटर को हम फ्रीज करें तो आइस बनती है और आइस को मेल्ट करो तो वाटर बनता है, यानी कि बर्फ़ को पिघलाने के बाद वाटर हासिल होता है, बट है तो वो वाटर ही। आइस जो है वो भी तो वाटर है जो फ्रोज़न फॉर्म में है, यानी कि वो भी एक फिजिकल चेंज है। आप एक दूसरे में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर को आइस में और आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये फिजिकल चेंज है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल चेंज क्या होती है। केमिकल चेंज की एक एग्जांपल है कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना। तो खाना बनना एक केमिकल चेंज है, यानी कि एक रॉ वेजिटेबल से आपने सब्जी बनाई, वेजिटेबल बनाई, उसको पका के, तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज। कोई न्यू सब्सटेंस बन गया, अब आप वापस उसको रॉ वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी एक और एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज की, दैट इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना। ये तो आपने कई बार देखा होगा, लोहे को जंग लग जाता है और लोहे के जो जंग लगता है उसके ऊपर की जो सरफेस होती है उसका कलर चेंज हो जाता है और वो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो ये लोहे को ख़राब कर देती है। अब देखो कि लोहे की सरफेस जो है उसके ऊपर जो जंग लगा है दैट इज़ अ केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि आप जंग लगे हुए लोहे से दोबारा पहले जैसा लोहा नहीं बना सकते, तो दिस इज़ द केमिकल चेंज। अब कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक बीकर में लिया लेड नाइट्रेट, ये फर्स्ट बीकर है जिसमें मैंने लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया। दूसरे बीकर में मैंने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया। अब इन दोनों को आपस में हमने मिक्स कर दिया। सेकंड वाले बीकर का सोल्यूशन हमने फर्स्ट वाले बीकर में डाला, जैसे डाला कलर चेंज हो गया। देखिए ये येलो कलर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई, यानी कि केमिकल चेंज हुआ। येलो पीपीटी बने। येलो पीपीटी जो है वो लेड आयोडाइड के हैं, PbI2 यानी लेड आयोडाइड के पीपीटी है। इसमें दो चेंजेस आए, आप ध्यान से देखो, दो चेंजेस हुए। दो चेंजेस कौन कौन से हुए आप ध्यान से देखो। पहला चेंज हुआ चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, तो कलर में चेंज आया, दैट इज़ द केमिकल चेंज। दूसरा चेंज क्या आया? इसमें पीपीटी बने, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। जहाँ जिसमें पीपीटी बनेंगे वो एक केमिकल चेंज है। कलर में चेंज हुआ, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। तो प्रूफ हो गया कि ये जो रिएक्शन हुई है ये दिस इज़ अ केमिकल चेंज। अगली एग्जांपल देते हैं मैग्नीशियम रिबन की। ये देखिए मैग्नीशियम रिबन होता है, इसको जलाया जाए तो डेजल वाइट कलर का फ्लेम देता है, बट डेजल वाइट फ्लेम ऐसे ही नहीं देगा। पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से साफ़ किया जाएगा। सैंड पेपर से साफ़ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वो मैग्नीशियम जो है वो बड़ी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जब तक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है तब तक आप उसको जला नहीं सकते। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं।
तो इसलिए हम उसको सैंड पेपर से रब करेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाओगे डेजल वाइट कलर की फ्लेम, जैसे फुलझड़ी चलती है ना, ऐसे चलेगा। और इसके साथ क्या होगा, वाइट कलर का ऐश या पाउडर निकलेगा जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम ने रिएक्शन की जब ऑक्सीजन के साथ। देखो जब भी किसी चीज़ को जलाया जाता है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ने उसके साथ रिएक्शन की, ठीक है जी। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का ऐश है। इस रिएक्शन में आपने एक चेंज देखा, चेंज इन टेम्परेचर। क्या देखा, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हीट प्रोड्यूस हुई तो टेम्परेचर में चेंज हुआ, ठीक है जी। अगली एक्टिविटी हम देखते हैं। अगली एक्टिविटी में क्या है कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हमने उसमें सोडियम कार्बोनेट, एक पाउडर होता है, वो डाल दिया। जैसे सोडियम कार्बोनेट डाला, सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद इसमें से बड़े बड़े बबल्स निकलेंगे। इन बड़े बड़े बबल्स को हम ब्रिस्क एफरवेसेंस बोलते हैं। ब्रिस्क एफरवेसेंस जो है वो किस गैस के है, कार्बन डाइऑक्साइड के, CO2 गैस के है, ठीक है जी। CO2 गैस को अगर लाइम वाटर में से पास किया जाए तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जैसे ही उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करोगे तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ कि गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है जी। इसका मतलब है कि केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें गैस प्रोड्यूस होती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। और एक एक्टिविटी है, इसमें मैंने डाइल्यूट एसिड के अंदर जिंक के टुकड़े डाले। जिंक के पीस डालने के बाद इसमें भी क्लाउडी छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं बड़े बड़े, बट हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं छोटे छोटे, क्लाउडी बबल्स निकले। तो इसका मतलब ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई भी मेटल अगर किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो याद रखना कि हमेशा हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी। क्लियर है आप लोगों को कि जब भी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन करवाओगे, अगर कोई गैस प्रोड्यूस हुई तो वो हाइड्रोजन गैस ही है। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का एक तरीका है, ये गैस कंबस्टिबल होती है। जैसे ही इसके बबल्स के पास में आप फ्लेम लेकर जाओगे तो ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेगी और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी, ऐसे साउंड प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज द एक्टिविटी विच रिप्रेजेंट द एवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस इवॉल्व हुई इसमें भी, इसका मतलब ये क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज की कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े, अब वन बाय वन हम उसको देखते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी में हमने पढ़ा चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर। देखो चेंज इन स्टेट कैसे हुआ, जब मैंने जिंक के टुकड़े, जिंक सॉलिड है, डाइल्यूट एसिड में डाले। डाइल्यूट एसिड लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड की रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो गई तो चेंज इन स्टेट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मैंने मिक्स किया तो लेड आयोडाइड के पीपीटी बने, तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो गया। कलर में भी चेंज हुआ, देखो येलो कलर बना था ना, तो येलो कलर बना, इसका मतलब है कि उसमें चेंज इन कलर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैस। लास्ट वाली दो एक्टिविटीज़ आपने जो पढ़ी उसमें गैस इवॉल्व हुई। मैग्नीशियम वाली जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी उसमें चेंज इन टेम्परेचर हुआ। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शो करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना, एक उसकी जो स्टेटमेंट होती है हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। वो स्टेटमेंट जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है हम उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेड नाइट्रेट ने रिएक्शन की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट दो चीज़ें बनी। बट ये रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है वर्ड इक्वेशन। ये बहुत लॉन्ग होती है और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंबल इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत लेंथी होती है और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसमें। अब एक और तरीका था लिखने का कि रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे रखा जाए। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिन्होंने आपस में रिएक्शन अभी करनी है, और प्रोडक्ट्स को लिखा राइट साइड पे। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो चीज़ जो प्रोड्यूस हुई, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो का साइन होता है, ठीक है जी। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, एरो का साइन डाल दिया बीच में। तो
ये है एक तरीका केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। अब फार्मूला नहीं लिखा, उसका केमिकल का नेम लिखा है, तो ये भी थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव नहीं है, थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं उसको। क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला लिखोगे, पोटेशियम आयोडाइड का भी फार्मूला लिखोगे। प्रोडक्ट कौन से बने, एक लेड आयोडाइड और दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये दो प्रोडक्ट्स बने और ये दो रिएक्टेंट्स हैं। अब इनका फार्मूला लिखा। अब फार्मूला लिखने से इसकी जो ये पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। ठीक है जी, ये ऐसा क्यों करते हैं हम, वो हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम ये बता दें आपको कि ये आपने नीचे ए क्यू लिखा होगा, ये भी ए क्यू लिखा है, ये एस लिखा है, ये भी ए क्यू लिखा है। ऐसा क्यों है? देखो, एस का मतलब है वो चीज़ सॉलिड है, एल का मतलब वो चीज़ लिक्विड है, जी का मतलब वो गैस है और ए क्यू का मतलब वो चीज़ एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में है। ठीक है जी। अब केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये हम पढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड का मतलब है कि जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऐसा क्यों है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये स्टेटमेंट क्या थी इसकी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास ना तो बनता है ना नष्ट होता है, यानी कि रिएक्टेंट में जितना मास आपने यूज़ किया था प्रोडक्ट में भी उतना ही मास होगा। और इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में जो होंगे इक्वल टू किसके होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स इन द प्रोडक्ट। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है ताकि रिएक्टेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रोडक्ट में भी उतने रहें। तो बैलेंस कैसे करना है अब वो पढ़ते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो कि अनबैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करना है। अब अनबैलेंस कैसे है वो पता करते हैं। आयरन यानी कि Fe लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1। ठीक है, राइट साइड पे देखो कितने हैं, 3। लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। राइट साइड पे कितने हैं, 2। ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन जो है वो कितनी है, लेफ्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे कितनी है, 4। आयरन और ऑक्सीजन ये दोनों अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन तो बैलेंस में है। अब उसके बाद स्टेप 2 में आपने क्या करना है कि जितने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स लिखो। ये जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है इसमें कितने एटम है आयरन के, 1। वाटर है H2O, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल हो गए 3। Fe3O4 3 आयरन के 2 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए 7। और ये है हाइड्रोजन, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। अब देखो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में है, Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड में। अब आयरन ऑक्साइड में 7 एटम्स हैं, तो सबसे पहले हम इसी को बैलेंस करेंगे। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि सबसे कम नंबर ऑफ एटम जिसमें है उसको सबसे लास्ट में बैलेंस किया जाएगा। अब एक एक करके बैलेंस करते, पहले आयरन को बैलेंस करते। आयरन को अगर बैलेंस करना है तो आयरन देखो कितने उस साइड पे, लेफ्ट साइड पे 1 सबसे कम, तो इसको सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो है वो राइट साइड पे कितने हैं, 4। लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे वाटर के आगे 4 लगा देंगे। कभी भी फार्मूला चेंज नहीं करोगे आप, उसका जो कोफिशिएंट है जो उसके आगे नंबर लगा हुआ आप उसको चेंज करोगे या उसमें नंबर लगाओगे। अब देखो वाटर के आगे मैंने 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, आयरन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करें, देखो हाइड्रोजन राइट साइड पे जो 8 है और लेफ्ट साइड पे 2 है। अब ये फिर अनबैलेंस्ड हो गया हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे भी 4 लिख देता हूँ हाइड्रोजन से पहले। यहाँ पे ये यहाँ पे मैंने लिख दिया 4। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेफ्ट साइड पे भी 8, राइट साइड पे भी 8। अब देखो सबसे लास्ट में हमने आयरन को बैलेंस करना है। आयरन, अब सिर्फ आयरन बच गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आपके सामने बैलेंस हो चुका है। अब बचा कौन सा, आयरन। आयरन को कैसे बैलेंस करें, आयरन को बैलेंस करेंगे, राइट साइड पे 3 है और लेफ्ट साइड पे 1 है, इसलिए इसके आगे 3 लगा दिया। अब देखो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। आयरन अब लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 3, राइट साइड पे कितने हैं, 3।
हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे कितने 8, राइट साइड पे कितने 8, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितने 4, राइट साइड पे कितने 4। अब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। क्लियर है जी। अब कोई भी आपको डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो कैसी भी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।